बहन तुम कहाँ हो? तुम्हें बताने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। दुखी तुम हो? तुम बहुत खुश लग रही हो। चलो बैठो, मैं पहले चाय पिलाती हूँ, फिर तुम मुझे वो अच्छी खबर बताना। बहन, पिछली बार मैं इतनी दुखी थी रुपयों की वजह से कि मैं तुम्हें ये बता नहीं पाई। मैंने तुम्हारी राय को अपने पति के सामने रखा, जिसमें हम रुक्मिणी की शादी का खर्च कम करने पर विचार कर रहे थे। उसने भी मान लिया कि किराए पर हॉल लेना महंगा पड़ेगा, तो हमने निर्णय लिया है कि हम इसे खुले आंगन में करेंगे, समाज के बीच। और ये भी निर्णय लिया कि हम केवल 5 ही व्यंजन शादी में रखेंगे। अब हम रुक्मिणी की शादी करीब 45,000 रुपए में आराम से कर पाएंगे। मैं मनोहर के साथ नजदीक के बैंक में खाता खोलने के लिए गई। मैं 1,400 रुपए जमा करा कर आ रही हूँ, जो मैंने पिछले 7 दिन में बचाए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है दुखी। यदि तुम इसी तरह बचत करती रही तो कुछ ही सालों में तुम्हें साहूकार से आपातकाल में मांगने की जरूरत नहीं होगी। परंतु सबसे पहले तुम साहूकार का कर्ज लौटाना, फिर अपने भविष्य के लिए जोड़ना। पहले सप्ताह की बचत आसान होती है और अधिकतर लोग योजना के अनुसार बचत कर लेते हैं। परंतु जब तुम्हें ये पता लगे कि तुम्हारे बैंक में पैसे हैं, तो तुम्हारा मन कर सकता है जब तुम्हारी सहेली कुछ चूड़ियां खरीदती हुई नजर आए या कोई उत्सव इत्यादि मनाती हो। अतः तुम्हें अपने आप पर सख्त होना होगा। अपनी दुकान के बारे में सोचो और ये प्रण लो कि तुम अपना जमा किया रुपया नहीं छोड़ोगी जब तक कि कोई आपातकालीन विपत्ति ना हो। सबसे अच्छा होगा कि तुम अपना जमा किया रुपया फिक्स डिपॉजिट में रखो, जिससे तुम्हें ब्याज भी अधिक मिलेगा, बशर्ते कि तुम उसे न निकालो। बचत करना मत छोड़ो, थोड़ी थोड़ी बचत करती रहो, जिससे कि ये तुम्हारी आदत बन जाए। तुम सही कह रही हो बहन। मैं अपने बेटे को कॉलेज की डिग्री दिलाना चाहती हूँ और रमेश भी ऑटो में रुपए लगाना चाहते हैं। इसीलिए मैं बचत के रुपए घर के उपयोग में नहीं लगाऊंगी, बाकी बचे रुपए से ही घर चलाऊंगी। बहन, अब मुझे सरस्वती के बारे में बताओ। पूरे सप्ताह मैं उसके बारे में ही सोचती रही। हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सरस्वती के पति का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और मृत्यु हो गई। उसने सरस्वती को साहूकार से लिए बहुत बड़े कर्जे में छोड़ दिया। सरस्वती ने घर घर में साफ सफाई, बर्तन इत्यादि का काम करना शुरू किया। वो ईमानदार और मेहनती थी। सरस्वती जिस महिला के घर में काम करती थी, जब उसे सरस्वती की हालत का पता चला, उसने सरस्वती को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, जहां वो काम करती थी। उसने सरस्वती को बताया कि माइक्रो फाइनेंस तुम्हारे जैसे औरतों को लोन देता है, परंतु तुमको लोन लेने के लिए महिलाओं का एक समूह बनाना पड़ेगा, जो इस तरह की समस्या से जूझ रही हैं, जो एक दूसरे को जानती हो और एक दूसरे पर भरोसा करती हो। सरस्वती और 4 महिलाएं मिलकर MFI से जुड़ गईं और उसके लोन की मदद से सभी ने अपना कर्जा वापस कर दिया तथा आज वो इज्जत की जिंदगी जी रही हैं। बहन, क्या तुमने भी MFI से लोन लिया है? हाँ, मैं भी MFI का एक हिस्सा हूँ, जिसका नाम है उज्जीवन। मुझे बताओ दुखी, साहूकार तुमसे कितना ब्याज ले रहा है? बहन, वो हमसे 10% प्रतिमाह ले रहा है। अक्सर MFI 1.5% के लगभग ब्याज लेता है किसी भी लोन पर। तो यदि मैं 10,000 रुपए उज्जीवन से लूं, तो मुझे 1.5% प्रतिमाह ब्याज देना होगा। मेरी कर्ज देने की अवधि फिक्स्ड 12 महीने की है और मैं 955 रुपए प्रति माह किश्त भरती हूँ, जिसमें मूल और ब्याज दोनों जुड़ा है। परंतु साहूकार तुमसे 10% ब्याज 10,000 रुपए के कर्ज पर ले रहा है, जब तक कि तुम उसका मूल न चुका दो। अतः तुम 1,000 रुपया प्रति माह ब्याज ही केवल चुका रही हो, जब तक कि तुम 10,000 रुपया मूल न चुका सको। परंतु MFI के लोन की किश्त में तुम ब्याज व मूल दोनों साथ साथ उतार रही हो। अच्छा, इसका मतलब मैं साहूकार को लंबे समय तक रुपए चुकाती रहूंगी, जब तक कि मैं 10,000 रुपए उसे ना लौटा दूं। ऐसे में तो 100% ब्याज से भी अधिक ब्याज दे रही हूँ। हाँ दुखी, ये बहुत जरूरी है कि जब तुम कर्ज लो तो कर्ज लेने की सभी शर्तें समझ लो। बहुत सारे सवाल हैं जो लोन लेने से पहले पूछने चाहिए। तुम्हें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कितना ब्याज देना है, कितनी बार तुम्हें भुगतान करना होगा और कितने बड़े होंगे वो भुगतान। तुम्हें ये भी पता करना होगा कि लोन चुकता होने के लिए कब तक वो भुगतान करने होंगे। ये सभी तो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, और भी विवरण है। कई बैंक और MFI लोन देते हैं, जिसमें आपको आरंभ में शुल्क चुकाना पड़ता है और कुछ लोन के साथ बीमा प्रदान करते हैं। मुझे शुल्क समझ में आता है, पर ये बीमा कैसे काम करता है?
बहन, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। उज्जीवन में बीमे की रकम का एक भाग बचे हुए लोन को चुकाने में इस्तेमाल होता है और बाकी बचा हुआ भाग आपके परिवार के सदस्य की हानि को व्यवस्थित करने के लिए दिया जाता है। उज्जीवन के बारे में अच्छी बात ये है कि वे दोनों लाभग्राही और पति के बीमे के लिए जोर डालते हैं, लेकिन प्रत्येक लोन के लिए विवरण अलग होते हैं, इसीलिए पूछ लेना महत्वपूर्ण होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोन बीमा के साथ आ सकते हैं। इतने सारे विवरण हैं। हाँ, लेकिन अब तुम जानती हो कि तुम्हें ये सवाल पूछने हैं। तुम सक्षम हो जाओगी ये नियंत्रित करने के लिए कि तुम्हें किस प्रकार का लोन चुनना है। इसकी मदद के लिए मेरी वित्तीय डायरी में इन सवालों की सूची लिखी है। मुझे पता होना चाहिए था कि हम डायरी को लोन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इस डायरी के तीसरे पेज पर एक विशेष स्थान है जहाँ प्रत्येक लिए हुए लोन की जानकारी को दर्ज कर सकते हैं। तुम प्राप्त हुए धन को प्रथम टेबल पर और साप्ताहिक भुगतान जो हो रहा है उसे द्वितीय टेबल पर दर्ज कर सकती हो। ये सभी आय और खर्चे हैं जैसा हमने पहले भी दर्ज कर लिया था, है ना? बहुत अच्छे, तुम सही हो। हम एक माह की साप्ताहिक किश्तों को एक साथ जोड़ेंगे और उनको मासिक खर्चों में शामिल करेंगे। हम लोन की रकम को मासिक आय में शामिल करेंगे। तुमने MFI और साहूकारों से मिले लोन के बारे में बताया, लेकिन बहन, क्या और भी कोई साधन है जहाँ से मैं लोन ले सकूं? हाँ दुखी, तुम लोन कई जगहों से ले सकती हो, जैसे साहूकार से, MFI या किसी स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्य बन जाओ, जिसमें 10 से 20 महिलाओं का समूह होता है। यदि तुम्हारे कुछ रिश्तेदार या दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हें रुपयों की मदद कर सकते हैं, तुम उनसे भी कर्ज ले सकती हो। एक अन्य जगह जहां से लोन लिया जा सकता है वो है रजिस्टर्ड चिट फंड, जिसकी तुम सदस्य बन सकती हो। यदि जहां तुम नौकरी कर रही हो वहां कुछ रुपया कर्ज के रूप में दे सकें, तो तुम वहां से भी कर्ज ले सकती हो। यदि तुम्हारे पास आभूषण या प्रॉपर्टी इत्यादि है, तुम उनको भी गिरवी रखकर लोन ले सकती हो। बहन, मैं नहीं जानती थी कि इतनी जगह है जहाँ से कर्ज लिया जा सकता है। हाँ, कई विकल्प हैं और हर एक के फायदे और नुकसान हैं। साहूकार और पॉन ब्रोकर लोन जल्दी उपलब्ध कराते हैं और वे उस स्थिति में भी लोन देते हैं जिसमें MFIs लोन देने से मना कर दें। आपातकालीन में ये आवश्यक हो सकता है कि इनकी सेवाएं ली जाएं, लेकिन दोनों महंगा ब्याज दर लगाते हैं और साहूकार तो भुगतान न करने पर हिंसा करके डराते हैं। पॉन ब्रोकर को आभूषण या कीमती सामान जमानत के लिए चाहिए होता है, जो वो भुगतान न आने की स्थिति में बेच देंगे। हाँ बहन, मैंने इस प्रकार का हादसा एक बार देखा है। गायत्री, मेरी पड़ोसन ने साहूकार से कर्ज लिया, कुछ आभूषण और दिवाली पर्व को अच्छे से मनाने के लिए, और बाद में वो साहूकार को रुपए नहीं लौटा पाई। और एक दिन साहूकार के 2 गुंडे उसके घर में आए, उसके पति को बुरी तरह से पीटा और घर में रखे जेवर ले गए। उन्होंने उसको छोड़ा जब गायत्री गिड़गिड़ाई और आश्वासन दिया कि वो रुपए लौटाएगी तथा साहूकार को कल ही रुपए देगी। गायत्री ने एक और साहूकार से कर्ज लिया और पहले वाले साहूकार को रुपए लौटाए। अब वो परेशानी में हैं कि दूसरे साहूकार को रुपए कैसे लौटाएं, और एक और कर्ज लिया जिससे वो अपने पति की दवाई इत्यादि का बिल चुका रही है। वो हमेशा साहूकार के डर में रहती है कहीं वो न आ जाए और फिर से उसके पति को पीटे यदि वो समय पर कर्ज न चुका पाए। ये विकल्प मुझे खतरे से भरे लगते हैं। स्वयं सहायता समूह और चिट फंड के बारे में क्या राय है? सामुदायिक विकल्प जैसे SHG और चिट फंड लोन लेने के लिए एक उपयुक्त रास्ता हो सकते हैं, जो कि सर्वोत्तम ब्याज दर प्रदान कर सकते हैं। हालांकि कई मामलों में वे अव्यवस्थित होते हैं, जो उनके सदस्यों को प्राप्त लोन से ज्यादा चुकाने को बाध्य करते हैं। कभी कभार नेता या समूह के सदस्य रकम के साथ भाग जाते हैं। इस कारण से ये लोन लेने का खतरनाक रास्ता हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोन लेने के लिए कैसे चुनाव करते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप लोन का उपयोग उन्नतिपूर्ण लक्ष्य के लिए ही करें। कभी भी हमें घर की बेफालतू जरूरतों या त्योहार व उत्सवों को मनाने के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि किसी को नया फर्नीचर खरीदना हो या शादी मनानी हो, तो उसे कुछ अधिक मेहनत कर बचत करनी चाहिए, जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले सप्ताह समझाया था। पहले हमें पुराने कर्जों को चुका देना चाहिए, फिर ऐसी वस्तु के लिए खर्च करना चाहिए जिससे कि कोई आमदनी न हो रही हो। तुम्हारी कहानी में गायत्री ने आभूषणों के लिए कर्ज लिया, जो उसकी पहली गलती थी। उसको अधिक मेहनत करनी चाहिए कि वो अपना पिछला कर्ज उतार सके, परंतु ऐसा न करके उसने दूसरे साहूकार से कर्ज ले लिया, जो इतना हो गया कि मेहनत के बाद भी वो वापस नहीं कर पाई। एक और गलती कर बैठी वो कि दूसरे साहूकार से लोन लेकर पहले को चुकाया और फिर एक और कर्ज ले लिया।
हमें केवल आपातकाल स्थिति में ही कर्ज लेना चाहिए और दूसरा कर्ज न लें जब तक कि पहला कर्ज न चुका दें। मैं भी एक गलती कर बैठी थी, परंतु मैंने मजदूरी के साथ साथ रात को सिलाई के काम से कमाया और साइकिल के लिए कर्जा लिया, जिससे मुझे और मेरे पति को काम पर जाने के लिए सहायता मिले और ट्रांसपोर्ट का खर्च न देना पड़े। दुखी, मैं आशा करती हूँ कि गलत तरह से कर्ज लेने का नुकसान अच्छी तरह से समझ गई हो तुम। मैं समझ गई बहन। मैं सोच रही थी कि मैं MFI से कर्ज लूं और साहूकार को रुपए लौटा दूं। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? दुखी, MFI अलग से लोन नए ग्राहकों को नहीं देता। वो केवल महिलाओं के समूह को कर्ज देता है जो एक दूसरे को जानती हों और एक दूसरे पे भरोसा करती हों। कर्ज देने से पहले MFI उस ग्राहक की कर्ज लेने की पुरानी तहकीकात करते हैं, जिसके लिए वो क्रेडिट ब्यूरो का प्रयोग करते हैं, तथा उस महिला को कर्ज नहीं देते जिसने अधिक जगह से कर्ज लिया हो या किसी का कर्ज बकाया चल रहा हो। वहाँ से कर्ज लेना जहाँ ब्याज कम देना पड़ रहा हो और साहूकार से लिए कर्ज को लौटाना, ये एक अच्छा निर्णय है क्योंकि हमसे साहूकार अधिक ब्याज ले रहा है। परंतु हमें ये ध्यान रहे कि MFI को किश्त चुकाने की तारीख हमेशा याद रहे और किश्त छूटे न कभी। तुम्हें बचत करनी चाहिए, तुम्हें कुछ अधिक कमाई करनी चाहिए जिससे कि तुम अपना कर्ज आराम से चुका सको। क्या होगा यदि हम MFI को समय पर कर्ज न चुका पाए? दुखी, क्या तुम जानती हो कि मेरे साथ एक बार ये हुआ था। मैं एक MFI के साथ समूह में जुड़ी थी और मैंने 10,000 रुपया कर्ज अपने घर की छत को ठीक करने के लिए लिया था, जो अधिक तेज बारिश की वजह से खराब हो गई थी। उसी वक्त मेरे बेटे रूपेश ने मुझ पे उसके जन्मदिन की पार्टी देने के लिए जोर डाला और मैं मना नहीं कर सकी और हमने एक शानदार पार्टी दी जिसमें उसके सारे दोस्त और परिवार वालों को बुलाया। हमने 5,000 रुपए पार्टी में लगाए, 3,000 रुपए कीमत की एक साइकिल भी ली, बाकी छत की मरम्मत में लगा दिया। परंतु ठेकेदार ने छत की मरम्मत में खराब सामान लगाया और अगली बारिश में छत फिर से गिर गई। मैंने एक और 6,000 रुपए का लोन लिया MFI से और मेरी बुरी किस्मत, मैं जल्द ही बीमार पड़ गई और काम पर नहीं जा सकी और इस प्रकार मैं MFI के किश्तों को छोड़ती रही। मैं इतनी हताश हो गई कि मैंने अपने जीवन से मोह त्याग दिया। मेरे ग्रुप के सदस्यों ने मेरी छूटी हुई किश्तें भरी। फिर मैं MFI के दफ्तर गई और मैंने उनको अपनी परेशानी बताई। उन्होंने मेरे लोन की किश्त की अवधि बढ़ा दी और किश्त की राशि भी कम कर दी। यदि मैं MFI में और अपनी ग्रुप के सदस्यों के पास पहले ही चली जाती और उनसे सलाह लेती तो शायद चिंता में मैं इतना समय बर्बाद न करती। मैं अपने ग्रुप की सदस्यों की आभारी हूँ जो उन्होंने मेरी सहायता की और उज्जीवन शाखा के सभी स्टाफ की भी, जिन्होंने मेरी परेशानी को समझा। यदि मैं पुनः भुगतान करने में असफल होती हूँ तो क्रेडिट ब्यूरो मुझे ब्लैकलिस्ट कर देगा, ताकि जब तक मैं पुराना लोन न चुका दूं, वो मुझे दोबारा लोन न दे। ओ बहन, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी मुश्किलों से गुजरी हो। मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए मैंने नहीं बताया। पर हम सभी इस तरह की समस्याओं से गुजरते हैं और इसीलिए हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अच्छा बहन, अब मैं जाती हूँ। मेरे पास अभी बहुत काम पड़ा है। रुक्मणी की शादी की खरीदारी इत्यादि। मैं तुम्हें निमंत्रण भेज दूंगी। वो बहुत साधारण है। आशा करती हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें शादी में तो आना ही है। हाँ, मैं सभी प्रोग्रामों में जरूर आऊंगी। दुखी चली गई और 2 महीनों के भीतर एक साधारण और अच्छी शादी रुक्मिणी की मनाई गई, जिसमें मात्र 40,000 रुपए खर्च हुए। साथ ही उसने उज्जीवन के लोन व्यवस्था से अपने को जोड़ा और साहूकार से लिए रुपए लौटाए। उसने अनजान जगह से कर्ज लेने के लिए मना कर दिया। केवल कर्ज के लिए रुपए तभी लेगी जबकि वो रुपए कुछ कमाई का साधन बने या फिर अपने लड़के की पढ़ाई के लिए। वो अपना सारा हिसाब किताब डायरी में लिखती है और उन वस्तुओं को भी नहीं खरीदती जिनकी उसको शीघ्र आवश्यकता नहीं है। वो अपनी छोटी सी दुकान के लिए बचत कर रही है ताकि वो इसी वर्ष काम शुरू कर सके।